सो वी वर एक्साइटेड कि हाँ, मैं और मेरी टीम की ऐसे आएगा, नाम सुनेंगे। एंड जैसे ही वो मूवमेंट आया और इन एंकर ने अनाउंस किया, इसकी कैसे नाम? कहानी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक और मज़ेदार बात है कि सस्टेन करना, उसको बैलेंस करना, मेंटेन करना, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आपको क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक का भी सामना करना पड़ा? उसके कमेंट में कई बार कई ऐसी चीज़ें आ रही थी जो मेरे लिए पहली बार था, तो मेरे को पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी करो इसको, 2 महीने में आप इसको एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर कर दो। ऐसा कोई मिथ जो आप इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में है, जो आप एक बहुत बड़ा मिथ है, इन्फ्लुएंसर्स पैसे छापते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई पढ़ाई या लिखाई वैसी है नहीं, और जो थोड़ी बहुत है भी तो लोग उसको करते नहीं हैं। वायरल होने की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूएबल होने की स्ट्रैटेजी बनाएं और कचरा नहीं परोसते हो। ये बात आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? वो रैंडम होता है कभी-कभी। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। अपनी पहचान बनाने के लिए किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है सोच, मेहनत और कंसिस्टेंसी की। इन्हीं 3 चीज़ों को लेते हुए जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा लिया है। वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि उन्हें हम रायपुर का एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम हाय रायपुर से पीयूष रॉय जी। सो वेलकम पीयूष जी, और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल से आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इनवाइट किया। आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा मुझ में कि आपको लगा कि मैं इस लायक हूँ यहाँ पे आ सकूँ, तो उसके लिए आप लोग का शुक्रिया दिल से। एंड सॉरी मेरी बदमाशी की गई, मैं टाइम पे आ नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया, बट आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने बुलाया। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी की कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आप कैसे आए और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए ये तो ऐसा है, ऐसा सच है जो बदल नहीं सकता। और ये एक सवाल बड़ा अब कॉमन हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कोई ग्रैंड प्लान से नहीं आए थे, बहुत ही हम्बल स्टार्ट था। इतना सा था बेसिक कि रायपुर में जब हम देख रहे थे कंटेंट बनाना है, कुछ करना है, तो हमको एक गैप समझ में आया कि रायपुर में लोग फूड की बातें कर रहे हैं, फूड की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं रायपुर में से ज़्यादा बहुत कुछ है दिखाने के लिए, जो सरफेस लेवल पे नहीं था। रायपुर सिर्फ चौक सड़क से बढ़कर था, जहाँ मुझे दिखता था। जहाँ पे मुझे दिखा कि म्यूज़ियम है, मंदिर है, मेडिकल फील्ड में कई सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो हमें लगा कि यार इस पे काम शुरू करना चाहिए, और बस उस पे शुरू किया। दिक्कतें आई थोड़ी शुरू में, क्योंकि डाउट था कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कवर करेंगे। तो पहले कुछ कंटेंट इधर-उधर रिसोर्सेज़ से कोई दोस्त ने डाला था, कोई किसी ने डाला था, कोई कलीग ने डाला था, फ़ोटो खींची थी, वो हमने ले ली, उनसे माँग ली, फिर डाला है किया। फिर धीरे-धीरे खुद उसमें उतरे, समझ में आया कि ये अपने से जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो फिर हम उसमें खुद से उतरे, और बस फिर इसके बाद यही है कि करते गए। तो आपका जो आपने नाम रखा है हाय रायपुर, तो कई बार शायद लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले, क्योंकि हीरापुर एक तो बहुत क्लोज़ेस्ट रेफ़रेंस है। तो लोग कई बार पहले या अभी भी हीरापुर बोलते हैं उसको, या पढ़ते हैं, या शायद उनके लिए हीरापुर ही होगा, उसको समझते हुए उसको देख रहे हैं। एंड एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं एक इवेंट में आप इन्फ्लुएंसर पार्टनर की तरह से जुड़ा हुआ था, और मेरा पहली बार ही उतना बड़ा लेवल का ब्रांडिंग था कि स्क्रीन पे पीछे एलईडी पे हमारा लोगो आने वाला था, एंकर जो है वो अनाउंस करेंगे। सो वी वर एक्साइटेड कि हाँ, मैं और मेरी टीम की ऐसे आएगा, नाम सुनेंगे। एंड जैसे वो मूवमेंट आया और इन एंकर ने अनाउंस किया, हीरापुर, ओके। देर हो गए, तो समझ में आया, इससे एक चेक मिला कि ठीक है, वो कहीं न कहीं होता है। और कई बार लोग बोलते भी है कि उसमें अंडरस्कोर लगा लो, या डॉट लगा लो, कि थोड़ा अलग हो जाए, हाय एंड रायपुर अलग हो जाए। बट ठीक है, उनका एक अपना अप्रोच है और हमारा एक अपना अप्रोच है कि द थिंग इज़ दैट कि ये जब सोशल डिजिटल में आते हैं, इसमें आते हैं, तो यूज़र नेम्स की कीमत होती है। तो डायरेक्ट ऐसा मिल पाना, ये एक चैलेंज है। आज अगर मेरे पास होते हुए मैं इसको हटा के डॉट कर लूँगा, तो ये फिर मेरे लिए मुश्किल है और ठीक भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई यूज़र नेम में वैसे ही रहता है, नीचे स्पेसिफाइड है हाय अलग और रायपुर अलग। हाँ, ओके।
तो आपने जब से शुरू किया तब से और अभी के कंटेंट क्रिएशन में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? मेरे लिए अगर बात करूँ तो मैम देखिए पहले जब हम कंटेंट बनाते थे तो सपने बड़े-बड़े थे लेकिन रीच उतनी आती नहीं थी और कंटेंट में भी इतना अंतर करते आता नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जाना है, क्या नहीं जाना है। और आज जो है रीच ज़्यादा है, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। उस चीज़ को समझ के करता हूँ कि जो मैं दिखाने वाला हूँ, वो लाखों लोगों तक वायरल हो गई, है ना? इष्ट देवता की कृपा हो गई, तो करोड़ों लोगों तक जाने वाला है। तो भाई वो क्या जाने वाला है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये भार अब ज़्यादा है। दूसरा एक ये है कि जहाँ पे जिस मुकाम पे लोग पहुँचना चाहते हैं, उस मुकाम पे पहुँचते वक़्त तो कई बार कई चीज़ें होती हैं, पता नहीं चलता भाग कर के पहुँचने की एक वो रहती है। अब हम पहुँच गए हैं तो सस्टेन करना उसको, बैलेंस करना, मेंटेन करना, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ों को हम मेंटेन करके रखें। ठीक। और एक चीज़ और मैंने ये देखी कि बहुत से कॉमन कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका कंटेंट सबसे अलग मुझे लगता है। तो ये कैसे आप बैलेंस कर रहे हो या मेंटेन कर पा रहे हो? इसके लिए हमेशा से एक चीज़ थी, नज़रिया और इंटेंट, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मैं नज़रिया चीज़ों के लिए अलग रखता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ही सेम चीज़ जो एक जगह वायरल हो गई तो सारे लोग पहुँच रहे हैं, सेम चीज़ दिखा रहे हैं, उस चीज़ को ना दिखाऊँ। मैं उसको तभी दिखाऊँगा जब उसमें मान लो कोई ऐसा एंगल हो जो दूसरों ने अप्रोच ना किया हो, तो फिर मैं उसको फ़ीचर करता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए आज से कुछ साल पहले एक चंद्रयान वाला पंडाल बहुत वायरल हुआ था, जो कि कालीबाड़ी में बना था। सो मुझसे पहले लोगों ने डाला था और कंटेंट इंडस्ट्री में हर कोई एक दूसरे को फॉलो करता है, देखता है कि किसके में क्या चल रहा है। मीडिया में ये होता ही है सो दैट कि वो न्यूज़ उनसे ना छूटे। तो हम भी करते हैं। तो हमने देखा कि ठीक है म्यूज़िक के साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, बट देयर इज़ नो वन कि जाके कोई अंदर की डिटेल्स के साथ आए। तो हमने तब वहाँ पे फिर अप्रोच किया कि अनोर हम बना देंगे ये रील, और हम गए और हमने पूरा समय दिया, बात किया कमेटी से, और हमने एक-एक चीज़ की कितनी कीलें इस्तेमाल हुई, कहाँ के कारीगर थे, कितने दिनों में बना, और तब हम वहाँ से वो अंडरग्राउंड स्टोरी लेकर बाहर आए। तो कई बार कंटेंट या जो प्लेस है वो तो बदल नहीं सकते आप, वो सेम होता है। उसका नज़रिया या उसका जो आउटर कवरेज है, प्रोडक्ट की रैपिंग बोल लीजिए, अंदर का कंटेंट बोल लीजिए, वो सब चीज़ हम उसको डिफरेंटली प्ले करते हैं। लोगों तक आप किस तरीके से हाँ, और दूसरा मैंने बोला इंटेंट नियत मेरी हमेशा ये रहती है कि एक ऐसा कंटेंट हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे या किसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव हो, तो वो हम उस चीज़ को ध्यान में रख के कंटेंट बनाते हैं। ओके। आजकल बहुत कुछ चीज़ें आ रही है सामने। रायपुर इतना डेवलपिंग है कि हर रोज़ एक कुछ नया खुल रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सा इवेंट पे फीचर करना है या कौन-सी जगह को फीचर करना है? अब इसमें ये एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल है, क्योंकि सही बात है रायपुर डेवलप हो रहा है और मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। आप रायपुर पकड़ोगे तो नया रायपुर हाथ से निकल जाएगा। आप नया रायपुर पकड़ोगे तो अभी उस तरफ भिलाई तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, तातीवन से वो निकल जाएगा। तो वी आर ऑल्सो कोपिंग विद दैट, स्ट्रगलिंग विद दैट कि कैसे करें, क्या करें। बट कोशिश ये है कि हाँ, वहाँ से भी जो मेन कंटेंट है, जो जानना ज़रूरी है लोगों के लिए, या कोई बड़ी न्यूज़ है या बड़ी कोई ओपनिंग है, कोई बड़ी चीज़ है, न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वी आर नॉट इनटू न्यूज़। तो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए ज़रूरी है, हैपनिंग है, उसको हम कोशिश करते हैं कि फॉलो करें। उसको फॉलो करके फिर हम उस पे जब कॉन्क्रीट हो जाए, हमको पता चल जाए कि हाँ, ये चीज़ सही है, तब हम उसको फिर फीचर करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि हम क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से जो ज़रूरी है, सही है, जो बन पाए। क्योंकि इसमें फेस भी इन्वॉल्व होता है। तो कई बार एज़ ए इन्फ्लुएंसर मैं ज़रूरी नहीं कि मैं शहर में हूँ, या मेरी तबीयत ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो कोशिश होती है कि मैं वहाँ जाऊँ, पर्सनली लोग मिलूँ के समझ के फिर उस पे कंटेंट लाएँ हम। आपने हाय रायपुर के बारे में तो बताया, लेकिन आपका खुद का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, पीयूष लोग अक्सर शायद आपको कहते होंगे, बट आपका नाम पीयूष है। यस। तो इसकी कैसे नाम है? कहानी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक और मज़ेदार बात है कि इस लाइफ़ के भागदौड़ में, फ़ास्ट लाइफ़ में, एक समय ऐसा है कि जब मैं खुद भी पीयूष बोलने लगा लोगों को। कौन समझाए पीयूष है? लोग बोलते थे पीयूष, बोलता था पीयूष पीयूष। बट इसके पीछे ऐसा है कि बचपन से मेरे पापा बड़े क्रिएटिव थे मेरे नामों को लेके। तो उनको शायद ऐसा शौक था कि क्या था पता नहीं, वो सैटिस्फाई नहीं होते थे। तो कभी उन्होंने मेरा नाम, मुझे जितना पता है बचपन की यादें या सुना है, कभी मेरा नाम बॉब भी था। बॉब द मैं शायद
कि कौन सा बॉब था पता नहीं, एक उस जमाने बॉब क्रिस्टो होते थे विलन, अच्छा। तो बॉब था। तो वो कुछ समय रहा पर शायद 7-8 महीने ही था। एक ज़माने में एक नाम था मेरा आनंद, छोटे सब छोटे में ही हुआ है जितना होना था आनंद, वो एक अच्छा नाम था हाँ, आनंद। समझ बट फिर क्या हुआ, एक अंकल आते थे, जैसा मैं जानता हूँ एक अंकल आते थे, वो आते थे तो हमेशा प्यार से वो नाम को मेरे बदल देते थे। आनंदो, आनंदो, आनंदो क्या कर रहा है? तो लेकिन पिताजी सुने बोले, "अरे ये नाम का क्या कर रहे हैं इन लोग?" तो फिर उन्होंने पीयूष रखा और पीयूष से फिर मेरा नाम काफ़ी समय तक चला। फिर दादाजी आफ्टर रिटायरमेंट जब आए तो बोले, "यार ये पीयूष जो नाम है ये क्रिश्चियंस में काफ़ी कॉमन होता है एंड वी आर नॉट क्रिश्चियंस। सो हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए।" और वो और प्लस हम बंगाली हैं तो मैं उसमें या में जा होता है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अब स्कूल में सब जगह नाम है, अब चेंज होने में डॉक्यूमेंट बहुत मुश्किल जाएगी तो उसको पीयूष कर लेते हैं। तब ये नाम पीयूष बना और फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम पीयूष पीयूष चलता रहा, लेकिन काम में इधर-उधर क्लाइंट्स के पास जाते थे, तो कई बार क्लाइंट्स बोलते थे पीयूष और पीयूष। अब इसी में कन्वर्सेशन इतना बड़ा रहता था कि मैं आगे से शॉर्ट करने लगा। मैं खुद ही आता था, बोलता था पीयूष। मतलब हर बार आपको समझाना पड़ता समझाना पड़ता था उससे तो बचने के लिए। तो अब आप ये पॉडकास्ट सेंड कर दीजिए। अब धीरे-धीरे ये है कि अपन उसको अब चूँकि वो जगह है, वो चीज़ें हैं, तो हम पीयूष ही बोलते हैं कि पीयूष नाम है। सेम बहुत यूनिक नाम है। हाँ, इसके लिए तो ख़ैर क्रेडिट उनको ही है सब, मेरा खुद का कुछ नहीं। ओके, क्या आपको क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक का भी सामना करना पड़ा? ऑफ़ कोर्स मैम, सबको करना पड़ता है और नेगेटिविटी तो भर-भर के है आजकल। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स या ऐसी चीज़ें नहीं आ रही दैट यू मीन कि आप आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं हो। अगर आप रिलेवेंट कंटेंट बना रहे हो तो कहीं न कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा लोगों और एक पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी को, समाज के हर किसी को, हर तबके को सैटिस्फाई करे, हर कोई इससे वाकिफ़ रखे, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ज़्यादा माइनस आएगा तब हम उस पे वर्किंग करते हैं कि फिर कहीं हमारे पार्ट में कोई कमी थी, और अगर ज़्यादा पॉजिटिव आया तो हमें समझ में आता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं समाज को अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। उनका अपना नज़रिया कई बार सामाजिक के हिसाब से होता है, लेकिन वो कहीं न कहीं समाज के लिए खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। एग्ज़ाम्पल की वजह से मैं बात करूँ तो एक बार एक वीडियो मैंने बनाया था। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने एक ट्रीटमेंट दिखाया था। वो पहली बार ही हमने भी किया था कि कहीं पे कोई जेंट्स जाके स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए अपने ऊपर एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट दिखा रहा है, बट वो टैनिंग का ट्रीटमेंट था। तो मैंने जब वो वीडियो बनाया था उसके कमेंट में कई ऐसी चीज़ें आ रही थी जो मेरे लिए पहली बार था, मार्केट के लिए पहली बार था ऐसा ट्रीटमेंट का वीडियो। तो मेरे को पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा था। मगर बताऊँ आपको तो किसी ने कहा जैसे कि तू काला है, काला ही रहेगा, कौवा और पता नहीं क्या-क्या। बट फिर मैंने पहले तो मुझे लगा, थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ, चीज़ें हुई कि ठीक है। फिर मैंने बोला चल यार काला तो हूँ वैसे और धूप में घुल के और काला कर लिया अपने आप को। लेकिन लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं बोला कि कहीं मैंने वीडियो में ऐसा कहीं गलती से बोला तो नहीं है कि इसको करा के आप गोरे हो जाओगे या आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। जब मैंने पूरी वीडियो फिर 2 बार 3 बार देखी तो उसमें मैंने ऐसा कहीं कोई क्लेम ही नहीं किया है। आई जस्ट टोल्ड देम कि टैनिंग हो गई है और टैनिंग के लिए मैं आया हूँ। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट शो किया है। सो इससे समझ में आया कि लोगों का अपने अंदर का बिलीफ था। उनको लगा कि यार ये वीडियो देखते वक़्त जब देख रहे उनको लगा इसको देखने का शायद उनको कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए या ट्रीटमेंट मिल जाए जिसको करा के वो उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। जबकि मैंने सच कुछ बोला ही नहीं था। ये लोगों के अपने अंदर का बिलीफ था। तो ऐसा कई बार होता है, बट ऑफ कोर्स खुद ओवरकम करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा भी होता है ना, जो लोगों की खुद की इनसिक्योरिटी है वो कहाँ निकालें? तो कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स में यस, वही मैं उस समय बताना चाह रहा था कि लोगों की कई बार इनसिक्योरिटी होती है जो कमेंट्स में बाहर आ जाती है। कुछ लोग कूल बनने के, मतलब हमने तो ये भी देखा, कुछ लोग कूल बनने के लिए भी कमेंट डालते हैं। अगर मैं उसको रिप्लाई कर दूँ तो कई बार वो न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं। कई बार वो बोलते हैं अरे नहीं भैया इसका मतलब ये नहीं था, और कई बार तो फिर वो और बढ़ जाते हैं। तो वो भी है, बट ठीक है। तो बेटर है कि उन चीज़ों का ध्यान ना दें। हाँ, बेटर है कि आप अपना काम करें। ये सबसे अच्छा रास्ता होता है किसी भी इंसान के लिए जिसके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके पास सपने हैं, कि वो अपना काम करे, अपने काम से मतलब रखे, अपना नज़रिया, नीयत जो कि मैं बोल रहा था पहले भी उसको आप वो सही रखिए। तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है और सारी चीज़ें सही से एक के बाद एक गिरती है और होती जाती है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, अलग-अलग जगहों पे जाते हो, चाहे वो हमारे राज्य में हो, चाहे दूसरे राज्य में भी हो। तो क्या आपका
चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, कल्चर को, धर्म को या जगहों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? बिल्कुल, ट्रैवल हमेशा से एक ब्रॉडर स्टडी का पार्ट रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में वो एक्सेस नहीं है बेचारे, इसलिए नहीं कर पाते। चाहते तो हर कोई घूमना, आज किसी से पूछोगे घूमना चाहोगे तो शायद ही कोई बोलेगा मैं नहीं घूमना चाहता हूँ। लेकिन उसका मकसद अलग-अलग हो सकता है, हमारा भी था। पहले जब मैं घूमता था तो मोर ओवर फ़ोटोज़ के बारे में होता था कि फ़ोटोज़ ले लूँ, क्लिप्स ले लूँ, वीडियोज़ बना लूँ। धीरे-धीरे अभी वो चीज़ ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। अब फ़ोटो वीडियो से बढ़कर मेरे लिए सोसाइटी को, लोगों को समझना, अलग-अलग स्टोरीज़ समझना, उनका एंगल, पर्सपेक्टिव समझना, सोसाइटी किस तरफ जा रही है, कैसे लोग बिहेव करते हैं। कल को अगर मुझे कोई सर्वाइवल मोड में आना पड़े कि किसी स्टेट में, अदर स्टेट में, ये सब जो आज है ख़त्म हो जाए, मुझे दूसरे स्टेट में फिर से नई शुरुआत करनी पड़े, तो क्या मैं कर पाऊँगा? तो मेरे लिए ट्रैवल अभी सिर्फ़ फ़ोटो वीडियो से बढ़कर बहुत बड़ी चीज़ें बन चुकी है। तो वही। बड़ी चीज़ बन चुकी है, इससे मुझे सीखने को बहुत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अलग-अलग अब चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर आपका तो बढ़िया है, आप घूमते रहते हो। घूमते रहते हो। कोई बोलता है आप तो रायपुर में रहते ही नहीं हो। बट येस, रायपुर में आप जो भी देख रहे हो और जितना भी देख रहे हो, वो सब इसीलिए है कि कहीं न कहीं घूमना हमेशा से मेरे लिए एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है और हम उस चीज़ को कर पाए हैं। चाहे फिर वो समुद्र किनारे जाना हो, चाहे फिर वो आध्यात्मिक ट्रिप हो, चाहे जैसे भी ट्रिप हो। और शायद दूसरे लोगों से मिलकर हमारा जो सोचने का एक पर्सपेक्टिव रहता है वो और ब्रॉड भी होता है। बिल्कुल, आप छोटी-छोटी चीज़ों में जहाँ आपका दिमाग लगता रहता है ना, आप उनसे उससे परे हो जाते हो। आपको एक बड़ा नज़रिया मिलता है। अब आपको मैं अगर बताऊँ, अभी मैं जो एक ट्रेंड देखा मैं अपने एक ट्रिप में से एक आध्यात्मिक ट्रिप में था, तो वहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा कि जैसे हम भगवान के सामने पहुँचे ना मूर्ति के पास, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चाहते हैं कि होना क्या चाहिए कि हम उनके दर्शन करें। बट आज के टाइम पे उल्टा हो रहा है। लोग पहले फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मौका देखते हैं। वो पंडित जी या कोई बोल देगा कैमरा अलाउड नहीं है, तो भाई पहले फ़ोटो खींच ले। अब फ़ोटो खींचते-खींचते जहाँ पे लोगों को दर्शन करने के समय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे आप जाओ और निकाल दी जाते हो सेकंड में कि आप तुरंत से अब हटो, हटो, हटो। वहाँ पे वो सोचता है फ़ोटो खींच लूँ, तो ना वो फ़ोटो खींच पाता है और ना वो दर्शन कर पाता है। वो दोनों तरफ से ही रह जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने देखा कि कई जगह लोग इतने ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो के लिए आजकल प्रेरित हो गए हैं। एक जगह एक मंदिर का जो एंट्रेंस है, वहाँ एक दरवाज़ा है, वहाँ पे एक आंटी मतलब अराउंड 50 ऐज की होंगी, वो मंदिर का घंटा पकड़ के खड़ी हैं एंड वो बोल रही है एक जन को कि फ़ोटो खींचो मेरा। अब ना बाहर वाले बाहर जा पा रहे हैं, अंदर वाले, और ना अंदर वाले अंदर जा पा रहे हैं, बाहर वाले अंदर, कि मैडम हमको जाना है करके। बोली बस 2 मिनट की फ़ोटो। तो मेरा ये सारी चीज़ें देखता हूँ, तो भी मुझे समझ में आता है कि कहीं मुझसे ये चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए। हर चीज़ होनी चाहिए बट इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। आज के दौर पे ये भी नहीं होगा कि आप मोबाइल मत यूज़ करो, आप डिवाइसेज़ से दूर रहो। मेरा क्या काम तो ख़ैर है ही, जिनका नहीं भी है वो भी अब इसके बिना नहीं रह सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब ये पार्ट है, बट उसका इक्वेशन बना रहना चाहिए, बैलेंस। बैलेंस बना रहना चाहिए। तो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या जो उनका प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ाना है? ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। मेरे ही सिर्फ क्लाइंट्स की बात नहीं है, मोर ओवर जितने भी लोग हैं आज जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जिनको ग्रोथ चाहिए, हर कोई उसको फॉलोअर से आंकता है। और मेरे पास ऐसा नहीं कि नंबर्स नहीं है, मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को भी मुँह पे बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे रीच की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है। जब नहीं थे तब भी मैं ये बात करता था, आज है नंबर्स तो भी मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि फॉलोअर और ये सबसे पहले ज़रूरी है एक क्वालिटी ऑडियंस, उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा। तो फॉलोवर जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है और आज के टाइम पे तो और ज़्यादा, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे जहाँ से कंटेंट आता था उनके पास, तो वो उसको समय से देख रहे हैं, कई सालों से ऑथेंटिसिटी जनरेट होती तो उसको फॉलो करते थे। अब कंटेंट कई जगह से अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ पे 10 कंटेंट आ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट पे। ये पॉसिबल नहीं है कि लोग हर पेज को ब्लाइंडली फॉलो करते जाए। साइकोलॉजी में मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद भी अगर रील्स कंज़्यूम करता हूँ, दिन में 10 रील कंज़्यूम करता हूँ फॉर से, तो मैं शायद ही किसी एक को जाके फॉलो करता हूँगा। 10 बार जब मैं किसी एक का देखता हूँ, कंटेंट बार-बार अच्छा आ रहा है, तब मेरे अंदर एक अर्ज पैदा होती है, इंटरेस्ट होता है कि मैं जाके इसको फॉलो करता हूँ सो दैट मुझे इसका रेगुलर अपडेट मिलता रहे। फॉलोवर लाना अब इतना ईज़ी ही नहीं है और ना इतना प्रैक्टिकल है। बेटर है ब्रांड्स को फोकस करना चाहिए रीच पे। रीच बढ़ेगी कंटेंट से, स्ट्रैटेजी से, कंसिस्टेंसी से। तो जब रीच बढ़ जाती है तो अपने आप फॉलोवर एक बाय प्रोडक्ट है, वो आता है।
बट ये सोच लेना पहले दिन से, और हमारे साथ भी होता है कि यार फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, 1 महीना काम दिया नहीं बोलते फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, फॉलोवर बढ़ा दो। कई बार तो ऐसा रिक्वेस्ट आते हैं कि भैया कैसे भी करो इसको 2 महीने में आप इसको एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर कर दो। तो मैं मेरे से जितना बन पाता है मैं समझाता हूँ, बहुत हसल होता है। कई बार फिर वही होता है कि मना कर, वो नहीं समझते तो फिर क्लाइंट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आपके कंटेंट में दम नहीं है, या आप अपने प्रोडक्ट के लिए समय नहीं निकाल रहे हो, या अपने प्रोडक्ट पे आप कुछ काम करने को तैयार नहीं हो। आपने एक एजेंसी हायर की, आपने एक बंदा रखा और सोचा कि बस इसको दे दिया, अब मेरा तो काम खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके साथ आपको भी उसके साथ आपको बहुत लगना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। आपको पहले तो अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि क्या आज के टाइम पे वो कितना रिलेवेंट है, कितना लोगों के काम का है, क्या उसकी अंदर की पैकेजिंग, बाहर की पैकेजिंग, हर एक चीज़ में वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, सोसाइटी में क्या प्लेस रखता है। उस प्रोडक्ट को फिर आप हमको 10 दोगे तो हम 10 को 50 कर सकते हैं अपने स्किल से। बट अगर आप हमें एक ब्लैंक वो चीज़ें दोगे और बोलोगे करो, तो कोई कर भी लेता है तो देखिए वो सब्सटेंस नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्ट आगे ग्रो नहीं करेगा। आज नहीं तो कल उसकी पोल खुलेगी और वो डाउन हो जाएगा। और ऐसी चीज़ों से मैं पर्सनली बचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करूँ या ऐसे ब्रांड के साथ कोलैब करूँ जिसके अपने प्रोडक्ट के साथ ऑथेंटिसिटी नहीं है, लोगों के लिए वो कुछ नुकसानदायक हो। तो वो चीज़ों पे हम इसीलिए फिर जाते ही नहीं उस चीज़ों के साथ। आप कभी स्ट्रीट फूड को प्रमोट नहीं करते हैं, तो उसका क्या कारण है? नहीं ऐसा नहीं है, करता हूँ, कभी-कभार करता हूँ। हो सकता है आने वाले समय में आपको ज़्यादा देखने को भी मिले। बट अभी तक ऐसा था कि मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था जहाँ पे मैं उस चीज़ पे काम कर सकूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फूड अपने आप में ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिमांड रखती है। फूड की क्वालिटी, फूड किस इंटेंशन से बनाया जा रहा है, बनाने का भाव जिसको हम कहते हैं, फूड की हाइजीनिक प्रोसेस क्या है, हाइजीन कितना मेंटेन हो रहा है। तो फूड ऐसा नहीं है कि बस अब गए और दिखा दिए, ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। और जब तक कि मैं अपने आप को फ़ील नहीं करता कि मैं इतना रेडी हूँ, क्योंकि आप हर स्ट्रीट फूड को चेक नहीं कर सकते। एक-एक चीज़ खा के, देख के फिर बताया जाए। तो इसीलिए उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को रेडी नहीं महसूस करता हूँ। तो जहाँ ज़्यादा भरोसा है या जैसे कोई ट्रस्टेड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होटल्स में अच्छा ही मिलेगा हर होटल में, या हर 5 स्टार होटल है तो अच्छा ही है। वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि ₹40 के अंदर पनीर पिज़्ज़ा विद मोमोज़ एंड चीज़ और मेयोनीज़ एंड स्वीट चीज़, सब दाल। तो मुझे वो समझ में नहीं आता उसका अगर हिसाब कि वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि हम भी पनीर खरीदते हैं, हम भी ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो हमको उसका कुछ ना कुछ का एक मैट्रिक्स पता होता है। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको बेटर है कि उसमें जाके मैं कैलकुलेट करूँ, उससे बेटर है कि उसको नहीं करूँ। जैसा कि हमने बचपन से जानते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ज़िम्मेदारी वाला काम है, बच्चे भी देख रहे हैं कंटेंट, बड़े भी कंज़्यूम कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगली जो सोसाइटी हमारी खड़ी हो, वो मेरी जैसी अनहेल्दी हो। मुझे बोलने में शर्म नहीं आता, सच बात है। हमारा काम भी वैसा है, नेचर भी वैसा है, लाइफ स्ट्रगल्स वैसे थे तो अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। बट ट्रुथ यही है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमसे जो गलती हुई है वो ये मैं अपने बच्चों के लिए वो चाहूँगा क्या? सेम गोज़ फॉर कि भाई चाहे वो आपके हों, इनके हों, किसी के भी हों, हम वो चीज़ दिखाएँ जो समझ में आए, जो चीज़ समझ में नहीं आए, जो ऐसी सोसाइटी डेवलप करे उसका कोई सेंस नहीं है, इसीलिए मैं उस पे नहीं जाता हूँ। इसके लिए एक नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ जहाँ पे पर्सनली कोई ना कोई तो एटलीस्ट उसको पहले खाए, टेस्ट करे, बात करे, लोगों से रिव्यू ले, समझ में आए, फिर उसको एंडोर्स करें। बहुत अच्छा। रेदर दैन कि जस्ट गए या किसी का वीडियो वायरल हो गया तो बस हम भी दिखा दें व्यूज़ के लिए, ये पॉइंट कभी भी नहीं था। कंटेंट, और एक चीज़ और भी है कि मेरा मानना है कि जब ईमानदारी से सही तरीके से काम करके व्यूज़ बनाए जा सकते हैं, पैसे बनाए जा सकते हैं, मुकाम बनाए जा सकते हैं, तो गलत तरीका क्यों अपनाएं? तो उसको थोड़ा-सा हम स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर बना के फिर हम उसमें बढ़ें आगे। तो एक बार वो स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो होपफुली आपको हमारे में भी स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया की जान सड़कों पे ही बसती है, स्ट्रीट पे बसती है, स्ट्रीट फूड पे। तो लाना चाहते हैं हम भी, देखते हैं कैसे होता है। ओके। और एक चीज़ और कि आपके कंटेंट्स में नेगेटिविटी बहुत कम रहती है, मतलब नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं रहता है, जो भी रहता है सब कुछ अच्छा, पॉजिटिव, यही आप दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए नेगेटिविटी वैसे ही बहुत बहुत फैली है, हर तरफ नेगेटिविटी है। हमारे कंटेंट से किसी का दिन थोड़ा अच्छा हो जाए, इससे बढ़िया क्या होगा? इसलिए हम नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करते। शहर में अपवाद हर जगह होते हैं, कम बेसी ज़्यादा होता है। कई बार हम दूसरों पे उँगलियाँ उठाना आसान होता है। काफ़ी सारी समस्याएँ जब मैं देखता हूँ तो लगता है हम इंसानों की वजह से ही है, हमारे वजह से ही है।
हम इंसानों में कोई अलग है, कोई किसी इस पद पे, कोई उस पद पे है, लेकिन अल्टीमेटली वी ऑल आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। पेड़ भी उसमें हैं, पपीज़ भी उसमें हैं, डॉग्स भी उसमें हैं, मतलब जानवर, हाँ, हाँ। हम इंसान भी। तो हम इंसानों के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही हम हैं। और होता ये है कि हर तरीके के लोग हैं, हर चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि जानवर है, पेड़ है, वैसे इंसानों में भी है अलग-अलग चीज़ें। तो कोई बड़े तबके में, कोई कम में होगा, पॉइंट आउट करना ईज़ी है, बट हाँ, उन रूट कॉज़ के लिए, चाहे फिर वो कचरा हो, चाहे वो क्राइम हो, कर तो कोई हम ही में से रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखा के, बता के, और इस सबको बताने दिखाने के लिए ऑलरेडी देयर आर पीपल्स, हाँ, सब अपना-अपना काम कर ही रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ न्यूज़ दे ही रही हैं। हम भी वही करें तो कोई मतलब नहीं है। तो बेटर है कि हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में काम करें। इट्स अ फैमिली चैनल, हमेशा से मैंने बोला इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड चैनल। सो दैट्स व्हाई हाई रैपर को हम नीट एंड क्लीन एंड पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा कोई मिथ जो आप इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में है, जो आप आज क्लियर करना चाहें? एक बहुत बड़ा मिथ है, इन्फ्लुएंसर्स पैसे छापते हैं, खासकर पे हाई रैपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पेज पैसा छापे ज़रूरी नहीं है, हर इन्फ्लुएंसर पैसा छापे ज़रूरी नहीं है। एंड ये डिपेंड करता है किसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है। अगर लोगों को लगता है कि आज मैं पैसा छाप रहा हूँ या है, तो देखिए ऐसा है कि 14-15 सालों का संघर्ष है, जिसको करके मेहनत है, यहाँ तक आया हूँ। और जहाँ से शुरुआत हुई है मेरी, वो बहुत बहुत नीचे से शुरुआत हुई है। तो आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो बहुत बेसिक है, मेरे लिए वही लग्जरी है। मैं अब जाके वो चीज़ें अफोर्ड कर रहा हूँ, जो लोगों के लिए पहले एक्सेस था, ईज़िली एक्सेसिबल था। तो ऐसा नहीं है कुछ भी कि बहुत पैसे छाप लिए या बहुत कुछ कर लिया। स्ट्रगल अपने लिए पैसा बनाने से ज़्यादा ये होता है हमेशा, क्योंकि मुझे आज भी याद है, हमेशा मैं फ़ील करता हूँ या हेल्पलेस फ़ील करता हूँ, तो वो इसलिए नहीं होता है कि वो यही होता है, या तो नॉर्मल सा होगा कि ईएमआई बाउंस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वही आम लोगों वाली दिक्कत है जो सबके साथ है आज के टाइम पे। या तो फिर ये होता है कि मेरे साथ जो 5-7 लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, किसी का घर चल रहा है तो किसी का शौक पूरा हो रहा है, उन्हें मैं वो देने में कहीं देर ना हो जाए, उन तक वो चीज़ें जाने में देर ना हो जाए, वो सब उनको सही में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों का स्ट्रगल रहता है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है कि हर इन्फ्लुएंसर पैसा छापता है या मैं पैसा छाप रहा हूँ या कोई पैसा, सब अपनी मेहनत का ही बोया हुआ काट रहे हैं। कोई जैसा मेहनत किया है, नहीं किया है उसके हिसाब से, और हर कोई कमाना चाहता है, इसमें गलत क्या है? वो और अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, रिपर्पस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना आप भी नहीं कमा सकते। तो आपको कमाना है, तो आपको, आप नहीं कमा रहे हो, कमाना है और आप नहीं कमा रहे हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को और फर्स्ट स्किल अपने काम में, अपनी चीज़ों में बदलाव लाइए, क्या कर सकते हैं देखिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होगा। आजकल तो स्किल इतना अच्छा है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों की डिग्री हो, आप स्किल्ड है, आप कोई भी स्किल पकड़ लो, उसमें मेहनत करो, उस पे अपनी पकड़ बनाओ, तो आराम से आज बहुत सारे काउंटलेस ऑप्शंस हैं जो पहले के ज़माने में नहीं थे। पहले के ज़माने में बताइए ना, कहाँ यूट्यूब, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले ये करियर हो सकता था, कोई नहीं जान सकता था। फोन ही नहीं था, तो वो तो बहुत दूर। पॉसिबल ही नहीं थी, तो है आज। तो आप शुरू से ही स्पिरिचुअल थे, या ओवर द टाइम आप में जैसा-जैसा ग्रोथ होता गया वैसे-वैसे आप ईश्वर से जुड़ते गए? मैं बचपन से आस्तिक था और हिंदू फैमिली से हूँ, तो आध्यात्म के प्रति मेरी चीज़ें थीं। पर ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि देखिए समझ, अब बचपन में कार्टून्स पसंद थे, उसके बाद धीरे-धीरे स्पोर्ट्स में आया, एक दौर आया जब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया, फिर एक एज आई जब मूवीज़ में इंटरेस्ट आया। तो ऐसे जैसे-जैसे लोगों की लाइफ़ का एक बोलते हैं ना फ़ेज़, वो फ़ेज़ चेंज होता है। तो अभी जो फ़ेज़ है मेरा, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और उसका रीज़न ये भी है कि जैसे मैं पहले आस्तिक था, बताया सारी चीज़ें थी, पूजा पाठ करना, थोड़ा-सा हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सारी चीज़ें थी, बट एक नॉर्मल तरीके से थी, जैसा लोगों के लाइफ़ में होता है। फ़ादर वाला जो मैंने केस बताया, फ़ादर के जाने के बाद मैं करीबन 1 डेढ़ साल, एक तो होता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते 1 साल तक, तो इस वजह से भी आप थोड़ा-सा दूर हो जाते हो। दूसरा, अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो लगता था कि यार ये अनफेयर हुआ है मेरे साथ, तो भगवान से भी थोड़ा-सा रूठ सा गए थे। तो भगवान की तरफ वो चीज़ें होती ही नहीं थी। मन करता था जाए पूजा करे, देखूँ, फिर लगता था छोड़ो यार, निकल जाए, ऑफ़िस निकल गए, काम पे निकल गए। हालाँकि उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। इसी वजह से 2023 अक्टूबर में फिर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ चीज़ें हुई कि इस वजह से स्पिरिचुअलिटी वापस आई मेरी लाइफ़ में।
एंड वो आने के बाद अब मेरे लिए ये एक और बेहतर बन गया है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं लोगों के बारे में जैसे समझना जानता हूँ, वैसे ही मैं अलग-अलग धर्म, अलग-अलग चीज़ों को समझ रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, अपने आस्था और ये सब चीज़ों के बारे में जान रहा हूँ। और एक और अच्छी बात ये है कि मुझे समझ में आ गया है अब ये एक लाइफ का फंडा कि बिना आस्था और भक्ति के आपके लिए सक्सेस का कोई मायने नहीं है। तो ये चीज़ें साथ में हैं तब आपके लिए मायने रखती हैं, सक्सेस हो या जो भी चीज़ है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को एन्जॉय करता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है आजकल स्पिरिचुअलिटी में। जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको आप क्या कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे? देखो सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बच्चे। प्रॉब्लम बस एक ही आती है कि जब भी कोई शुरू करता है, वो कहीं न कहीं इंस्पायर होता है, फिर वो शुरू करता है। तो जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंस्पिरेशन या हर कोई जो बता रहा है, वो सही बता रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा, हमेशा से वो जानते हैं कहीं भी जाएँगे तो एक चीज़ है कि कंटेंट आपका अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो वो एक सच बात है, कॉपी मत करिए। आप अपनी आँख, कान, नज़र, जो अपना इनपुट सिस्टम भगवान ने दिया है, इसको ओपन करें, मार्केट में देखें, ऑब्जर्वेशन तगड़ी बनाएँ और फिर अपना एक नया कंटेंट, नया पीस ऑफ कंटेंट अपने स्टाइल में लेके आएँ। तब आप एक अलग से इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर पाएँगे और लोगों के दिल में अपनी जगह एक अलग बना पाएँगे। इससे आपका सक्सेस या जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हो, वो थोड़ा-सा ये हो सकता है कि उसमें समय ज़्यादा लगे, लेकिन वो सस्टेन भी करेगा और वो वैल्यूएबल भी रहेगा। तो वैसे ही कुछ मिस्टेक्स भी होती होगी, बहुत सारे क्रिएटर्स की गलतियां भी करते हैं, तो कुछ क्या कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर आप देख पाते हैं? कॉमन मिस्टेक ये है कि मैम देखिए, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, व्लॉगर, सब अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई पढ़ाई या लिखाई वैसी है नहीं, और जो थोड़ी बहुत है भी तो लोग उसको करते नहीं हैं या उनके पास एक्सेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो एक्सेस नहीं है। कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है। ये भी सच है कि हमारे देश में करने की जब कोई ठान लेता है तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। भले ही कितनी भी गाँव में हो, कितनी भी परेशानियाँ हो उनकी लाइफ में, कर लेते हैं। तो नियत, जिसके लिए मैं हमेशा मानता हूँ, इंटेंट। तो अब ये है कि इन लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियाँ करते हैं, वो अलग-अलग टाइप की गलतियाँ हो सकती हैं, बट मेजर जो गलतियाँ होती है वो यही होती है कि वो कॉपी करने में पहले चले जाते हैं। इंस्पिरेशन लिया फिर वही कॉपी करने लग गए। क्या आप सोचा कि इंस्पिरेशन लिया, इसको मैं अपने स्टाइल में बना देता हूँ। सिर्फ उतना करने से नहीं होगा कि आप सिर्फ कॉपी करो, कंटेंट बना लो और इंस्पिरेशन के साथ। आज आप कर भी लोगे तो देखो शुरुआत में चल जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो आगे के लिए आपको अपनी एक चीज़ तो बनानी ही पड़ेगी। तो बेटर है कि डे 1 से बनाइए, डे 1 से उस पे मेहनत करिए। हर किसी का अपना खेत है, उसके खेत में घुस के बागबान से आम चुरा के कब तक जिएँगे आप? अपना पेड़ खुद लगाइए, खुद आम खाइए वाला सीन है। तो वो चीज़ है कि आप वो करते हैं तो आप अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वायरल हो जाए या फॉलोअर्स बढ़ जाए? वायरल होने की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूएबल होने की स्ट्रैटेजी बनाएँ। आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाएँगे किसी भी तरीके का, वो कॉमेडी भी हो सकता है, किसी न किसी को हँसाएगा, वो इमोशनल भी हो सकता है, कहीं न कहीं किसी के दिल में संवेदना जगाएगा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो लोगों की लाइफ या उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करती हो, सोसाइटी को नए तरीके से सोचने में मजबूर करती हो। तो किसी भी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट बनाएँगे, वायरलिटी अपने आप आएगी। तो वायरलिटी पे फोकस मत करिए, वैल्यूएबिलिटी पे फोकस करिए, वायरलिटी अपने आप आएगी। अब आप काफी समय से इस फील्ड में हैं, तो आपका क्या पर्सनल ग्रोथ हुआ है? हुँ। मेरा पर्सनल ग्रोथ अगर बात करें तो पहले से ज़्यादा हम्बल, ग्राउंडेड एंड थैंकफुल। थैंकफुल टू ऑडियंस, थैंकफुल टू गॉड द ऑलमाइटी, थैंकफुल टू फैमिली एंड थोड़े बहुत जो सच्चे फ्रेंड्स हैं जिनका सपोर्ट मिला एंड माय टीम एंड माय कलीग्स एंड माय कस्टमर्स, क्लाइंट्स, ऑडियंस जिनका अंडरकरेंट बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा प्यार है। हार्डली कभी मतलब किसी ब्रांड को बोलना पड़ा मुझे कि एडवर्टाइजमेंट करा लो या ये कर लो। ये जो प्यार है, ये जो अंडरकरेंट है, जो भरोसा है लोगों का, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। कोई ऐसा एक मेमोरेबल कमेंट या फीडबैक जो आपको मिला? हाँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, अच्छे-अच्छे भी हैं, खराब वाले भी हैं। एक अच्छा कमेंट है जिसको मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ।
कोशिश करता हूँ अपने कंटेंट फॉलो करने की, अभी भी तो उसको मैं बहुत मानता हूँ। एक बार एक इवेंट के समापन में मैं मिला कुछ लोगों से, मुलाकात हुई तो पता चला अच्छा ये मेरे फॉलोवर हैं ये वो। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही जस्ट, मैं पूछता रहता हूँ कि मेरे कंटेंट में क्या अच्छा है चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तो एक जन ने मुझे बोला कि यार तुम्हारे कंटेंट के साथ ये सबसे अच्छा है कि तुम्हारे कंटेंट में एक सच्चाई है, द वे यू आर प्रेजेंटिंग, बहुत ज़्यादा उसमें मसाला मिर्च नहीं लगाते हो, सीधा-सीधा बता देते हो, समय कम लेते हो। ये नहीं कि कहानी बनाने में, पृष्ठभूमि बनाने में, आज का समय सबके पास कम है। तो तुरंत-तुरंत जो मुद्दे की बात है बता देते हो और कचरा नहीं परोसते हो। तो ये बात मुझे भी समझ में आई कि कचरा मतलब क्या? अब ये तो एक वो चीज़ है। फिर उनसे मैंने थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई किया। उन्होंने बोला कि यार बोलने का मतलब है कि जो चीज़ बस ऐसे ही चल रही है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वो कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ का एक इतना सा समय लेके जा रहा है। तो वैसा कोई कंटेंट नहीं डालते हो, जो कहीं न कहीं कोई वैल्यू ऐड कर रहा है वही डालते हो। तो ये हमारे लिए अच्छा है। और फिर एक और कमेंट है जो, ये तो वो वाला हो गया। और फिर एक ये भी है कि किसी ने रिसेंटली कुछ समय पहले बोला कि यार सॉरी टू से बट अब वो पहले ऐसा मज़ा नहीं रहा। हाँ, तो अब मैं तो हालाँकि मैंने उनको भी बोला कि हाँ, मैं भी मानता हूँ नहीं रहा। अब वो हो भी नहीं सकता है। देखिए, हर चीज़ हमेशा एक जैसे इंटैक्ट रहे ज़रूरी नहीं है। सपोज़ आप कोई बहुत अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाते हो, सालों से जा रहे हो या आपके पापा जा रहे हैं या आपकी फैमिली जा रही है। आप वहाँ जाके देखोगे वहाँ का भी टेस्ट 100% सेम नहीं हो सकता। और लोग कंप्लेन भी करते हैं कि अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तो देखिए क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स है, शेफ़ बदलेगा, शेफ़ नहीं बदलेगा तो रॉ मटेरियल्स बदलेंगे। पहले जहाँ से रिसोर्स होता था, वो कितने ऑर्गेनिकली होता था, क्या आता था। जब सारी चीज़ें चेंज होती तो जो आउटपुट है वो भी वैसे ही रहता है। तो कई बार हमारे पास भी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी रहती नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाएँ। अब पर्सनल लाइफ़ में कुछ भूचाल आया हुआ है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं। पूछिए, पूछिए। आपकी फेवरेट प्लेस रायपुर में? शनि मंदिर महादेव घाट पे। ओके। फेवरेट लोकल डिश? फरा, रायपुर का मॉर्निंग वाइब या इवनिंग वाइब? इवनिंग वाइब। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? वो रैंडम होता है। कभी-कभी वीडियो अभी तक बन के आई कि नहीं आई। कभी होता है कि नहीं यार एकदम मोबाइल तो नहीं छूना है। कभी-कभी हमारी स्टाफ है उनका गुड मॉर्निंग मैसेज आता था उससे, ऐसे। अच्छा, अगर रायपुर को आप एक टैग लाइन देना चाहें तो वो क्या होगा? रायपुर मेरी जान। वाओ! एक ऐप जिसके बिना आप नहीं जी सकते? इंस्टाग्राम। ऑफ कोर्स। आपके बिगेस्ट मोटिवेशन आपके टफ डेज में? मेरे पापा। एक स्किल जो हर एक इन्फ्लुएंसर को आना ज़रूरी है? इन्फ्लुएंसिंग। करेक्ट। और लास्ट में क्या ज़रूरी है, फॉलोअर्स या एंगेजमेंट? एंगेजमेंट ऑफ कोर्स। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये फटाफट आपने रैपिड फायर का आंसर दे दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे ही प्यार करते रहे, प्यार बरसाते रहें सर आप लोग, और सर आँखों पे आप लोग का जो भी प्यार है मेरे, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एज़ ए इन्फ्लुएंसर, नॉट ओनली मैं, कोई भी जो आज इस डोमेन में काम कर रहा है, वो आज जो भी है वो आपकी वजह से है। तो अपना प्यार मोहब्बत ऐसे बनाए रखें। दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी घर हो, अपना घर हो, वो सजा-धजा अच्छा लगता है। तो वैसे ही प्लीज़ रायपुर हमारा घर है, उसको उसी तरीके से सजा-धजा ही बना के रखिए। नेगेटिविटी और ये वाली चीज़ें बहुत है, बट इसको देखो चर्चा का विषय मत बनाइए। उस पे कुछ एक्ट करके उसको सुधार सके तो उस पे फोकस करिए। बहुत थैंक यू। अच्छी बात कही आपने और ये बहुत ज़रूरी भी है अगर हमें अपने शहर को अच्छा बनाना है, डेवलप करना है तो। हाँ, मतलब ये है ना लाइफ में कि आप अपने घर में जाओगे, मेस पड़ा हुआ है, मेसी पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर खरा भी है, रखा भी है, तो आप क्या करोगे? जाके उठा दोगे। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करो कोई और आके उठाएगा। बाहर से तो कोई आया हाँ, तो वही चीज़ शहर के साथ भी है कि रायपुर शहर है, उसमें अलग-अलग नैरेटिव सेट होते हैं, अलग-अलग चीज़ें चलती रहती हैं। जैसा हर शहर में, हर देश में होता है, रायपुर एक बहुत ग्रोइंग सिटी है। मैं जैसे कई सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो रिसेंटली भी ट्रैवल कर रहा था, तो एक जन जयपुर के थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार रायपुर तो सुनता हूँ मैं, वहाँ पे ये बन गया, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे मुझे भी बड़ा गर्व फ़ील हुआ कि भाई जयपुर जैसे शहर में, रॉयल शहर में रायपुर के चर्चे हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसीलिए क्या है, मैं यही अच्छा दिखाना चाहता हूँ। आज मेरे वीडियोज़ अगर मान लो कभी दिल्ली चले गए, दिल्ली वाले को रायपुर की जो छवि उसके दिमाग में बनेगी, वो ये नहीं बननी चाहिए कि रायपुर में तो सिर्फ़ नक्सलवाद है, या जो पहले था कि रायपुर अच्छा वो नक्सल वाला जगह है। नहीं, रायपुर इज़ मोर दैन दिस, छत्तीसगढ़ इज़ मोर दैन दिस। तो वो सारी चीज़ें लोगों को जानी चाहिए।
तो वीडियोस में पॉजिटिव पॉजिटिव या चीज़ जब हम रखते हैं तो लोगों तक भी हम जो छवि बना रहे हैं, वही पहुँचती है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि नकली छवि बना के कुछ होगा, लेकिन देखो जो असली है वो अच्छाई है वो भी है, उसको भी दिखाते रहिए, तब वो चीज़ें बराबर बैलेंस में चलेगी। इसीलिए अपना घर, अपना शहर, अपना स्टेट बहुत अच्छा है और पहले और अच्छा था, क्राइम कम था, चीज़ें कम थी, थोड़ा-सा बढ़ गया है, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पीयूष जी Yes. आने के लिए और मोटिवेट करने के लिए जो नए न्यू कमर्स हैं और उन्हें गाइड भी करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से संपन्न हो पाया। थैंक यू। थैंक यू, बाय।